दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर भारत के राजपूत काल के कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो यह निर्मित है नागर शैली से। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य के बीच जितने भी मंदिर बनवाए गए वो नागर शैली में बनवाए गए। और ये रहा आपके लिए पिक्चर में नागर शैली में निर्मित एक मंदिर। देखिए, नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे वो इसी तरह के होते थे। अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो भी मंदिर बनवाए गए वो था द्रविड़ शैली में बनवाए गए। और ये आप देखिए पिक्चर में, ये द्रविड़ शैली में निर्मित ये मंदिर है। नागर शैली और द्रविड़ शैली जैसी ही एक शैली है वेसर शैली। वेसर शैली विंध्य के पहाड़ और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश में जो भी मंदिर निर्मित किए गए वो वेसर शैली के द्वारा किए गए। देखिए आपके लिए पिक्चर में जो है ये है वेसर शैली द्वारा निर्मित मंदिर। मंदिर निर्माण में नागर तथा द्रविड़ शैली में क्या अंतर है, अगर इसको देखें तो देखिए नागर शैली में जो है इसके मंदिर जो बने होते थे उसका आधार वर्गाकार होता था। वहीं अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो इसका आधार कैसा होता था, आयताकार होता था। शिखर की संरचना की बात करें तो पर्वत श्रृंग के समान होता था और इसका जो है शिखर की संरचना प्रिज्म या पिरामिड के जैसी होती थी। तो यानी द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए गए थे उसकी शिखर की संरचना कैसी होती थी, तो प्रिज्म के समान होती थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर वही नागर शैली में शिखर की बात करें, यह सामान्यतः एक मंजिले होते थे। तो अगर पूछा जाए नागर शैली में जो मंदिर का निर्माण किया जाता था उसमें शिखर कैसा होता था, तो एक मंजिले होते थे। वहीं द्रविड़ शैली में जो मंदिर का निर्माण कराया जाता था उसके शिखर कैसे होते थे, बहुमंजिले होते थे। मंदिर का सामान्य परिसर होता था, इसका जो परिसर होता था सामान्य होता था। वहीं द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्माण कराए गए उसका परिसर क्या होता था, बहुत विशाल होता था। सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई होती थी। नागर शैली में जो मंदिर निर्मित किए गए वो सामान्यतः कम ऊंचे होते थे। किसकी तुलना में, तो द्रविड़ शैली के मंदिर के तुलना में। तो नागर शैली में जो सामान्यतः मंदिर की ऊंचाई होती थी वह नागर शैली की तुलना में अधिक होती थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किस पर, सिंध पर दाहिर का शासन था। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, तो दाहिर का शासन था। और मोहम्मद बिन कासिम जो आया था तो ये अरबवासी थे और इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। ये रहा जगन्नाथ मंदिर। ये फोटो में आप देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर है। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसकी स्थापना 1174 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1174 ईस्वी में भीमदेव के द्वारा की गई थी। शासक थे अनंग भीमदेव। कौन थे? अनंग भीमदेव। इसी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया था और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। किसके द्वारा? तो अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा।
पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा करवाया गया है। ये रहा फोटो में, देखिए ये रहा सूर्य मंदिर। अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। ये रहा मैप में अजमेर, और अजमेर जो है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। और अजमेर के संस्थापक का नाम क्या था, तो इसका नाम था अजय पाल। देखिए इसके अलावा जो है राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजस्थान, और इसे केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में है। चित्तौड़गढ़ अगर पूछा जाए कि कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। और यहाँ एक महान राजा हुए थे महाराणा प्रताप, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा हुए थे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। याद रखेंगे, भोज परमार को ही राजा भोज भी कहा जाता है, और इसे कविराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई ग्रंथ की रचना कई विषयों में की, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इस तरह है कि सरस्वती कंठाभरण इसकी ही रचना है। इसके अलावा इन्होंने श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश जैसी ग्रंथ की रचना की। सम्रांग सूत्रधार का विषय है, सम्रांग सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशीय ग्रंथ है यह। सम्रांग सूत्रधार जो है भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशीय ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की थी, तो राजा भोज ने की थी। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि राजा भोज ने इसकी रचना कब की, तो 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी के मध्य में इसकी रचना की थी राजा भोज ने, जिसे भोज परमार भी कहा जाता है। सम्रांग सूत्रधार एक ग्रंथ है जो किस पर बेस्ड है, तो भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वानों तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, तो यह उक्ति है भोज परमार के संबंध में। तो ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। राजा भोज परमार वंशीय शासक था। परमार वंशीय शासक ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया, तथा इसके पिता का नाम सिंधुराज था। अगर पूछा जाए राजा भोज परमार के पिता का क्या नाम था, तो आप क्या आंसर देंगे, सिंधुराज था। और कहा जाता है वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भोजराज ने ही बसाया था। उसका नाम भोजपाल नगर शुरुआत में था, कालांतर में जाकर यह भोपाल और बाद में फिर भोपाल बन गया। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला, तो जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल ये दोनों राजा ऐसे थे जिनके राजदरबार में जैनी आचार्य थे हेमचंद्र, उसको संरक्षण मिला था। अगर ये पूछा जाए कि जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल किस वंश के शासक थे, तो यह थे चालुक्य वंश के। किस वंश के, तो चालुक्य वंश के शासक थे जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, तो वह था भीम द्वितीय।
और भीम द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पाटन गुजरात का शासक था। कहाँ का? पाटन गुजरात। याद रखेंगे, पाटन गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। और इसका सामना तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी से हुआ और इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी के विषय में कुछ अहम जानकारी देखते हैं जिससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। गौर गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर क्या था? तो एक छोटा राज्य था जो मोहम्मद गजनी के अधीन था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में की। अगर पूछा जाए मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया था, तो क्या जवाब देंगे? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक तभी कौन था? तो भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। कौन विजयी रहा? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। गौरी फिर से यहाँ पर हार गया। और कितना ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। इसके अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसमें इसको मार दिया गया। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ गौरी और जयचंद के बीच। कितना ईस्वी में? तो 1193 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ गौरी और जयचंद के बीच जिसमें गौरी फिर से विजय रहा। भारत के विजित प्रदेशों को प्रशासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए वह गजनी लौट गया और मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। कितना ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई? 1206 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आगामी आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उससे भी देखकर लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।